जब चाइना थोड़ा इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा तो चाइना ने एलएसी के पास रोड्स, ब्रिजेस, एयर स्ट्रिप्स, रेलवे लाइन ये सब तेजी से बनाना स्टार्ट कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि चाइना वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो था वो इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उस टाइम पे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था एलएसी के पास वो डेवलप नहीं हो पाया। और इसी चीज को लेके इंडिया जो था वो खुश नहीं था कि जब आप पीस की बात कर रहे हो तो आप एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहे हो। और जब कुछ टाइम बाद चाइना ने अपना थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया एलएसी के पास, तो चाइना ने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दी। तो इसमें क्या होता है कि चाइना एक साथ बड़ा एरिया लेने की बजाय बिल्कुल छोटे छोटे एरिया पे आके अपनी आर्मी बैठा देता है। अब जिस कंट्री का इंफ्रा अभी बना नहीं है, यानी कि इंडिया का इंफ्रा जो था वो उस समय बना नहीं था और इकोनॉमिकली भी अभी वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो वो एक बहुत ही छोटे से एरिया के लिए वॉर नहीं शुरू करेगा, वो इस चीज को अवॉइड करेगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते चाइना बहुत आगे बढ़ गया। ईयर 2007 आते आते चाइना ने इंडिया में 130 सीक्रेट इनकर्जन्स किए, और जब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू ये सारी चीजें पता चली तो इंडिया उसके लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर इसके बाद इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई, लेकिन इंडिया के अंदर जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था एलएसी के पास तो वहां दिक्कतें आती थी। जैसे एक तो इंडिया डेमोक्रेसी है, चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल जो एनजीओ वगैरह थे वो आ जाते थे कि एलएसी के पास आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, इससे एनवायरमेंट खराब होगा, तो इस प्रोजेक्ट्स को रोक देते थे, केस कर देते थे, तो इससे डिले हो जाते थे प्रोजेक्ट। दूसरी दिक्कत इसमें आती थी कि कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बनाने की कोशिश करता था तो चाइना बहुत ज्यादा एग्रेशन स्टार्ट कर देता था, अलग अलग बॉर्डर पे कंफ्लिक्ट स्टार्ट कर देता था। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर वो ये सारी चीजें अवॉइड करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो और बवाल होगा, सर पे एक और दिक्कत आके खड़ी हो जाएगी और फिर ऑपोजिशन इसको लेके फिर से घेरेगा। इसीलिए इंडिया का जो एलएसी है उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो रहा है। इसका फायदा चाइना ने उठाया और चाइना की इस सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी से हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे अपनी प्रेजेंस गवा चुके हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अक्साई चीन का जो एरिया है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। इंडिया चाइना दोनों की परसेप्शन एलएसी है, उसके बीच में अनडिफाइंड बफर जोन है जिसकी वजह से दोनों तरफ कंफ्यूजन रहता है। और इस बफर जोन में टोटल 65 मार्क्ड पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां इंडिया और चाइना के ट्रूप्स पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 1 यानी कि PP1 से PP3 काराकोरम पास, PP14 जो कि गलवान वैली वाला है, ऐसे ही इतने सारे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, इनको PP पॉइंट बोला जाता है। एक बार आप पॉज करके देख लेना। इन 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना ने धोखे से इंडिया का कंट्रोल जो है वहां से हटवा दिया। जहां पहले इंडियन आर्मी आराम से पेट्रोलिंग करती थी, जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 5 से लेके 17 तक, 24 से लेके 32 तक, 37, 51, 52, 62, यहां पे हमारा एक्सेस चाइना ने धीरे धीरे करके हटा दिया। चाइना वही सेम चीज करता है, सारे पेट्रोलिंग पॉइंट पे एक साथ वहां पे कब्जा नहीं करेगा, एक पेट्रोलिंग पॉइंट पे आके बैठ जाएगा, कई दिनों तक इस चीज पे बहस होगी, फिर डिप्लोमेटिक मीटिंग होगी और फिर बाद में यही डिसाइड होता है कि इस एरिया को बफर जोन बना दो। तो इंडिया जहां पे पहले आराम से जा सकता था वो अब उस एरिया में नहीं जा सकता, और ये चीज कई दशकों से चाइना करे जा रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे करके इंडिया के हाथ से लैंड तो जा ही रहा है ना, लेकिन कोई भी टीवी डिबेट जो होती है वो इस चीज पे नहीं होती। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी होती है तो इसको लेके ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि जब वो खुद गवर्नमेंट में थी तो उसके टाइम पे भी यही सब चला था। तो गवर्नमेंट कोई भी हो ये सब बातें लोगों तक पहुंचने ही नहीं देती है। इंडिया ने बहुत बार कोशिश की चाइना के साथ कि एक ऑफिशियल मैप पेपर पे ड्रॉ करके एटलीस्ट हम लोग बॉर्डर जो है अपना वो फिक्स कर लें, लेकिन चाइना कभी ये चीज होने नहीं देता, क्योंकि जितना बॉर्डर अनडिफाइंड रहता है उससे उसकी जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी है उसको फायदा मिलता है, इसलिए वो कभी बॉर्डर ही नहीं फिक्स करता। और इस लूप होल का फायदा उठा के चाइना ने अपने अकॉर्डिंग एलएसी की जो ग्राउंड पोजीशन है उसको धीरे धीरे करके साल दर साल बिल्कुल चेंज कर दिया है। इसके साथ साथ चाइना ने एक और चीज करना स्टार्ट की है, चाइना ने एलएसी के पास विलेजेस भी बसाना स्टार्ट कर दिए हैं। पैंगडा विलेज, जियो कांग विलेज, ऐसे करके एलएसी के पास 100 से ज्यादा घर बसा दिए हैं जिसमें अपने सिविलियंस को फ्री में घर दे रहे हैं। ये जो विलेजेस हैं इनको दो तरीके से यूज में लेते हैं, एक तो इनके सिविलियंस यहाँ पे रह रहे हैं और इसके साथ साथ विलेजेस के थ्रू इनके जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो इंडिया की पोस्टिंग और सर्विलांस वगैरह करते हैं। इन विलेजेस को चाइना एज अ टूल यूज कर रहा है ताकि फ्यूचर में इंडिया चाह के भी एटलीस्ट इन एरियाज पे हमला ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिविलियंस रह रहे होंगे। अगर चाइना ये सब कर रहा है तो इंडिया ने भी एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है। दौलत बेग ओल्डी रोड, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक एलएसी के पास इस रोड को बिल्कुल बनाने का काम स्टार्ट हुआ और अब कंप्लीट भी हो गई। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब भी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करता है तो चाइना अग्रेशन स्टार्ट कर देता है ताकि ये सब काम बंद हो जाए। इंडिया ने इन सब चीजों के
बारे में सोचना बंद कर दिया है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेजी से उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ही इंडिया ने LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाना चालू किया, स्पेशली जब ये दौलत बेग ओल्डी रोड फंक्शनल हुई, तो चाइना ने एग्रेशन स्टार्ट किया। चाइना ने क्या किया, ये इंडिया वाला LAC है, ये चाइना वाला LAC है, और ये है पैंगोंग सो रिवर। ये यहाँ पे पहाड़ों की चोटियां हैं जिन्हें फिंगर्स बोला जाता है। टोटल 8 फिंगर्स हैं। इंडियन सोल्जर्स आराम से ये यहाँ फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों बंद हो गया वो भी अभी बताता हूँ। तो 5 मई 2020 को क्या होता है, इंडियन सोल्जर जैसे पहले पेट्रोलिंग करते थे वही कर रहे थे, और जैसे इंडियन सोल्जर्स फिंगर 4 पे पहुंचते हैं तो वहां चाइनीज सोल्जर्स ने अपनी परमानेंट पोस्टिंग बना रखी थी और इंडियन सोल्जर्स को पेट्रोलिंग करने से वहीं पे ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे एग्रीमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था चाइना को, लेकिन उसने किया। अब जब चाइना ने ऐसा किया तो उसी जगह पे इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स थे उनके बीच में हाथों से, पत्थरों से, डंडों से लड़ाई होना चालू हो जाती है। एग्रीमेंट के हिसाब से फायरिंग तो हो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा घायल हो गए। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है, और अब जब इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स थे वो ये यहाँ पे जो गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सांग प्लेन्स जैसे रीजन जो है यहाँ पे भी भिड़ने लगते हैं इंडिया और चाइना के सोल्जर्स। और जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है तो हर बार की तरह इससे निपटने के लिए दोनों देशों की मेजर जनरल लेवल टॉक शुरू हो जाती हैं, जिसमें कुछ फाइनल नहीं हो पाता है। तो कुछ दिन बाद यानी कि 6 जून को फिर से हाई लेवल कॉर्प्स कमांडर मीटिंग होती है। इंडिया ने चाइना को कहा कि अपने जो आर्मी है उसको आप पीछे हटा लीजिए और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सब बंद कर दीजिए। चाइनीज कमांडर ने मीटिंग में तो हाँ कर दी थी कि हम पीछे हट जाएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसने झूठ बोला था। अब यहाँ पे सबको लगा कि बात निपट गई है, लेकिन होता क्या है कि 14 जून को इंडियन सोल्जर सारे एरिया में जा जाके देख रहे थे कि चाइनीज हटे हैं या फिर ना हटे, और अलग अलग जगह पे पेट्रोलिंग हो रही थी। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे 15 जून 2020 की रात में कर्नल संतोष बाबू अपने सोल्जर्स के साथ गलवान वाले एरिया में देखने गए कि वहां पे चाइनीज सोल्जर जो हैं वो हटे हैं कि नहीं हटे हैं। तो जब संतोष बाबू और उनकी टीम वहां पहुंची तो चाइनीज सोल्जर्स वहां से पीछे नहीं हटे थे, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी नहीं हटाया था, और चाइनीज पहले से ही इस बार प्रिपरेशन करके बैठे थे। इन्होंने पहले से ही जो वहां की रिवर का पानी था उसको रोक के रखा था, आयरन रॉड्स पे स्पाइक लगा के रेडी कर रखे थे, और जैसे ही इंडियन सोल्जर्स वहां पे उनको पीछे हटने को कहा, चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया। रिवर का जो पानी था वो अचानक से खोल दिया। इसकी वजह से 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। तुरंत और भी इंडियन सोल्जर्स पहुंचे वहां पे, उन्होंने 40 चाइनीज सोल्जर्स जो थे उनको वहीं पे मार दिया। आंकड़ा इससे ज्यादा भी बताया जाता है, लेकिन कई सारे आर्टिकल्स पे यही 40 लिखा है, तो मैं 40 ही लेता हूं। चाइना सोच रहा था कि पहले की तरह नेगोशिएशन होगा, लेकिन ये जो 40 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए, चाइना ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसा नहीं था कि ये ऐसे अचानक से लड़ाई शुरू हो गई थी। चाइना लोग कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, पूरे एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और पोस्ट बना रहे थे पूरे एरिया में। जो सैटेलाइट इमेजेस भी थी उनमें भी ये सारी चीजें आई। ये देखिए लेफ्ट में 9 जून 2020 की सैटेलाइट इमेजेस हैं, और राइट साइड में 16 जून 2020 की सैटेलाइट इमेजेस हैं। कितनी ज्यादा पोस्ट बनाई है चाइना ने कितने कम टाइम के अंदर। और इस लड़ाई के बाद भी जिन एरिया पे हमारा कंट्रोल था, मतलब कि हम पेट्रोलिंग वगैरह कर सकते थे, वहां पे भी जो हमारा मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। आज की डेट में इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो फिंगर 4 से आगे नहीं जा पा रहे हैं, जो कि पहले फिंगर 8 तक जा सकते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इंडिया के हाथ से लैंड ही तो गई।